हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग 36वां पार्ट देखेंगे सिविक्स का, जो आपके सभी परीक्षा जीएससी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, अल्टीग्रेड सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका 243 के ख में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पंचायतों में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को जो है स्थान के आरक्षण का प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 के घ में किया गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, सार्क दक्षेश के प्रारंभिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था कह सकते हैं? तो आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक परिवर्धन को गतिवर्धन द्वारा दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि थी। तो ये तो बिल्कुल सही है। अन्य विकासशील देशों से सहयोग सुदृढ़ करना, ये भी सही है। अन्य क्षेत्रीय संगठनों से सहयोग सुदृढ़ करना, ये भी सही है। क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा आपका दक्षिण सार्क के उद्देश्य, प्रारंभिक उद्देश्य के लिए सही है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दक्षिण सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1985 में। ठीक है, और दक्षिण एशिया के 7 पड़ोसी देशों ने जो है क्षेत्रीय सहयोग की शुरुआत की थी, और यह एक आर्थिक विकास के लिए संगठन है, और इसका अन्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना है। सामान्य हित के मामलों में पर जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना है। ठीक है, तो ये आपसी सहयोग को मजबूत करना है, न कि इसमें अभिवृद्धि करना है। और आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, इकोवास। ठीक है, इसको इकोवास ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1975 में हुई थी। ठीक है, और ये जो है क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कौन सा संगठन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा OAS। ठीक है, OAS की स्थापना जो है आर्थिक विकास तथा राजनीतिक सुधारों के लिए की गई थी। ठीक है, आर्थिक विकास तथा राजनीतिक सुधारों के लिए की गई थी, और इसे पूछा है क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और क्षेत्रीय आर्थिक संगठन इकोवास है, आसियान है, सार्क है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इकोवास था इसकी स्थापना जो है 1975 में किया गया था, और ये जो है क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया था। और आसियान जो था इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में, 1967 में हुआ था। ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रसंघ है, और इसकी स्थापना बैंकॉक में की गई थी, और इसका उद्देश्य था दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना था। और जो सार्क था, ठीक है, तो सार्क जो है ये इसकी स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था, इसका ढाका में स्थापना हुआ था। और तो ये तीनों जो है क्षेत्रीय आर्थिक संगठन हैं, लेकिन OAS जो है इसकी स्थापना जो है आर्थिक विकास तथा राजनीतिक सुधारों के लिए किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन है, नौ उदारवाद ने सर्वाधिक बल किस पर दिया है? तो राज्यों के बीच संघर्ष को कम करने, राष्ट्रीय संस्थानों का महत्व देने के लिए जो है नौ उदारवाद सर्वाधिक बल दिया है। तो यहाँ पे टी ऑप्शन करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नौ उदारवाद का कथन है कि संस्थान, चाहे राष्ट्रीय संस्थान हो या सामाजिक संस्थान, ये विभिन्न राज्यों के मध्य जो है संघर्ष को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, जिसे जटिल अन्यानुसृत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक विश्लेषण के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांतों को विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ग्रेवियल आमंड को। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आमंड तथा पावेल ने जो है तुलनात्मक राजनीति में संरचना तथा प्रकारात्मक पद्धति को जो है अपनाया था।
यह राजनीतिक व्यवस्था के अनेक संरचनाओं का मिश्रित रूप है जिसके द्वारा जो है अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं और इस तालिका के द्वारा जो है आमंड की संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण को सरलता से समझा जा सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास के लक्षणों को लुसियन पाई ने वर्णित किया है। तो समानता, क्षमता और विभिन्नता के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लुसियन पाई की एक पुस्तक थी पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उसमें उन्होंने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबंध किया था और उन्होंने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबंध किया। उन्होंने राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए, विभिन्नता, समानता एवं क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, शासन प्रणाली है आवश्यक गुण है, उसको मिलान करना है। तो मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली का आवश्यक गुण क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो यहाँ पे ए में आपका सही हो जाएगा 2। ठीक है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का क्या गुण है? तो शक्ति पृथक्करण। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? शक्ति पृथक्करण होता है। तो बी में आपका सही हो जाएगा 1। ठीक है, और संघात्मक शासन प्रणाली का गुण क्या होता है? तो ये होता है शक्ति विभाजन। शक्ति पृथक्करण नहीं, शक्ति विभाजन होता है संघात्मक में। तो सी में आपका हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, और एकात्मक शासन प्रणाली का क्या आवश्यक गुण है? तो ये है आपका शक्तियों का केंद्रीकरण। ठीक है, तो डी में आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, डी में आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो 2, 1, 4, 3 कौन सा आपका हो जाएगा? तो कोड नंबर बी में आपको मिल जाएगा 2, 1, 4, 3। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, एक एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों की सत्ता कैसी होती है? तो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त होती है। ठीक है, ये केंद्रीय सरकार द्वारा जो है प्रदत्त होती है। जीन ब्लांडेल ने बताया था, एक एकात्मक राज्य में केवल केंद्रीय संस्था वैज्ञानिक रूप से स्वतंत्र होती है और अन्य सभी सत्ताएं जो होती हैं केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ होती हैं। एकात्मक व्यवस्था में असमान एवं असीमित शक्तियां जो है केंद्र सरकार के हाथों में सौंप दी जाती हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सरकारी व्यवस्थाओं में किसका द्विसदनात्मक विधायी का एक आवश्यक लक्षण है? तो यहाँ पे संघीय व्यवस्था का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संघात्मक व्यवस्था में जो है इकाइयों को उच्च सदन में प्रतिनिधित्व मिलता है। जैसे भारत में राज्यसभा के राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं, वैसे ही अमेरिका में जो है 50 राज्यों में प्रत्येक के 2 प्रतिनिधि उच्च सदन में सीनेट में जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, सहभागी जनतंत्र निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करता है? सहभागी जनतंत्र किसकी वृद्धि करता है? तो ये सक्रिय नागरिकता का वृद्धि करता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सहभागी प्रजातंत्र के जनक जो है किसको माना जाता है? तो ये जीन जैक्स को माना जाता है। ठीक है, जीन जैक्स को, इसको भी याद रखिएगा। और जीन जैक्स रूसो पूरा नाम था, आप लोग जानते होंगे, जीन जैक्स रूसो या जे रूसो या रूसो सिर्फ कर सकते हैं। तो सहभागी प्रजातंत्र का जनक जो है रूसो को माना जाता है, और जिसमें उन्होंने कहा कि प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र उचित नहीं है क्योंकि संप्रभुता का निवास जनता में होता है तथा संप्रभुता अदेय है। सहभागी प्रजातंत्र के उदाहरण के तौर पर जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को जो है स्विट्जरलैंड के जनमत के तौर पर जो है देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसका आधारभूत सिद्धांत कार्यपालिका का विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व होता है, तो ये क्या कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा आपका संसदीय लोकतंत्र। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संसदीय प्रणाली में जो है कार्यपालिका तथा विधायिका में निकटतम पारस्परिक संबंध होता है और इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। बेजहाट ने बताया था कि अध्यात्मात्मक प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता विधानपालिका और कार्यपालिका का जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होना है, जबकि संसदीय प्रणाली में इन दोनों अंगों का जो है समागम होता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, उदारवादी लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है कि संप्रभु अपनी सत्ता जो है जनता से प्राप्त करते हैं। इसका प्रतिपादन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जॉन लॉक था।
ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जॉन लॉक को जो है उदारवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने जो है राजनीतिक सत्ता को जनता की सहमति पर आधारित माना था तथा इसे सत्ताधारियों के हाथों में जनता का अमानत घोषित किया था। लॉक ने उस सरकार के खिलाफ बगावत को उचित ठहराया जो जनता की अमानत के साथ जो है हेराफेरी कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिद्धांत लोकतंत्र का नहीं है? तो असमानता। ठीक है, असमानता जो है लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं माना जाता है। लोकतंत्र का सिद्धांत समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, समानता के सिद्धांत पर आधारित है, असमानता नहीं होगा। ठीक है, और यह वयस्क मताधिकार तथा एक व्यक्ति एक मत का पर अधिकार पर जो है ये सिद्धांत लागू होता है। और लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो संभ्रांत वर्गवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत। ठीक है, संभ्रांत वर्गवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत किसने दिया था? तो जोसेफ शुम्पीटर ने दिया था। ठीक है, लोकतंत्र का संभ्रांत वर्गवादी या कहा जाए विशिष्ट वर्गवादी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको विशिष्ट वर्गवादी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को मानने वाले विचारक में पेरेटो थे, मोस्का था, मिशेल्स है, बर्नहाम था, शुम्पीटर था, लेकिन मुख्य रूप से शुम्पीटर को इसका जनक माना जाता है। और इनका मानना था कि हर शासन जो है अल्पतंत्रीय होता है। और शुम्पीटर कहा था कि लोकतंत्रीय पद्धति जो है राजनीतिक निर्णय लेने की एक ऐसी संख्यात्मक व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों को जनता के वोट के लिए प्रतियोगात्मक संघर्ष के माध्यम से जो है निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रतियोगिता प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाती है। तो किसके द्वारा? तो प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली का प्रयोग जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। प्रत्येक दल द्वारा जो है प्रतियोगिता की सूची पेश की जाती है तथा मतदाताओं से अपील की जाती है कि वह किसी विशेष सूची को अपना मत अपनी पसंद के क्रमांक के अनुसार जो है दे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में जो है अल्पसंख्यकों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख प्रतिपादक है? प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख प्रतिपादक कौन माना जाता है? तो GDH कोल को माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का आधार जो है इंग्लिश फेबियन को माना जाता है और इसके मानने वालों में सिडनी वेब एवं ब्रिटिश वेब प्रमुख है। लेकिन प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व को सही रूप से प्रदान करने का श्रेय जो है GDH कोल को जाता है। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि सच्चा एवं प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व है। इसमें जो है विभिन्न व्यावसायिक वर्गों कहा जाए तो किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, शिक्षक, ये सभी जो है इसके प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, लोकमत का वास्तविक अर्थ है? तो लोकमत का वास्तविक अर्थ होता है बहुमत का मत। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लोकमत को जो है लोकतंत्र की प्रेरणा शक्ति कहा जाता है। आम जनता की राय या मत को लोकमत कहते हैं। ठीक है, मैरिस ने कहा था जब अनेक व्यक्तियों के मन परस्पर क्रिया करते हैं तो उससे जिस सामाजिक तत्व का निर्माण होता है वह लोकमत कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन मॉरिस डुवर्जर द्वारा किया गया था? तो संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चतुर्वर्गीय वर्गीकरण जो है संरचना के आधार पर ये मॉरिस डुवर्जर के द्वारा किया गया था। ठीक है, मॉरिस डुवर्जर की एक पुस्तक थी पॉलिटिकल पार्टीज देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन मॉडर्न स्टेट, और इसमें इन्होंने राजनीतिक दलों के जो है चतुर्वर्गीय वर्गीकरण, जिसमें पहला था कॉकस, दूसरा था ब्रांच, ठीक है, और तीसरा था आपका सेल, और चौथा था मिलिशिया। चौथा था क्या? मिलिशिया। इन 4 चतुर्वर्गीय आधार पर जो है चतुर्वर्गीय वर्गीकरण के आधार पर इन्होंने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है पूछा है। तो नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। ठीक है, सरकार पर दबाव डालना जहाँ पे आवे वहाँ पे दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दबाव समूह जो है आधुनिक प्रजातंत्र के अभिन्न अंग हो गए हैं। फाइनर ने कहा था कि अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी थी इसको, दबाव समूह को, फाइनर ने। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, बहुदलीय व्यवस्था की तुलना में द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। तो यह व्यवस्था स्थिर सरकार देती है। ठीक है, यह व्यवस्था स्थिर सरकार देती है। द्विदलीय व्यवस्था एक स्थिर सरकार देती है। इस व्यवस्था में सरकार में परिवर्तन आसानी से लिया जा सकता है। संक्षेप में जो कहा जाए तो द्विदलीयवाद जो है एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा लोग चुनावों के समय प्रत्यक्ष रूप से अपनी सरकार का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे शक्तिशाली एवं सबसे अधिक संख्या वाला कौन सा दबाव समूह है। तो ये सहचारी समूह है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आलमंड ने जो है 4 तरह के दबाव समूह बताए थे। पहला था संस्थागत। ठीक है, दूसरा बताया था संगठनात्मक, तीसरा बताया था असंगठनात्मक। ठीक है, और चौथा जो था सहचारी था। ठीक है, चौथा जो था सहचारी था। भारत में जो है सहचारी समूह सबसे अधिक शक्तिशाली एवं संख्या में है। ठीक है, तो यहाँ भारत में पूछा है तो भारत में जो है सबसे शक्तिशाली व सबसे अधिक संख्या वाला जो दबाव समूह है वो सहचारी समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2 सूची दिया क्या है और इसकी स्थापना बताना है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है, और मंडल आयोग रिपोर्ट की स्वीकृति कब हुई थी। तो ये हुआ था 1990 में। ठीक है, और प्रथम कम्युनिस्ट शासन का गठन कब हुआ था। तो ये 1957 में हुआ था। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की स्वीकृति कब हुई थी। तो ये 1976 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्रम से लगाना है आपको। तो सबसे पहले कौन सा आया था। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 1957 यानी सी। ठीक है, यानी सी मतलब क्या है इसमें देख लीजिए। यहाँ पे मिलान भी करना है तो यहाँ पे आप मिला सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में और मंडल आयोग की रिपोर्ट की स्वीकृति 1990 में और प्रथम कम्युनिस्ट शासन का गठन कब हुआ था। तो 1957 में। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, तो 1 2 3 4 क्रम से है। 1 2 3 4 ये क्रम से लगा हुआ है। तो कौन सा कोड सही हो जाएगा यहाँ पे। तो कोड नंबर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ 80 यहाँ पे 2 था। ठीक है, तो 2 1 3 4। ठीक है, यहाँ पे फिर से देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 1 का 2 और मंडल आयोग की रिपोर्ट की स्वीकृति 1990 यानी बी का 1। प्रथम कम्युनिस्ट शासन का गठन 1957 यानी सी का 3। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम की स्वीकृति 1976 में यानी डी का 4। तो 2 1 3 4। ठीक है, तो कौन सा कूट है। तो यहाँ पे देख लीजिए सी में 2 1 3 4। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों में बहुदलीय राजनीति के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें दिया है आपका, बहुदलीय सरकारों ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के पद तथा प्रभाव को कम कर दिया है। तो बिल्कुल सही है। बहुदलीय सरकारों ने राज्य के अधिकारी तंत्र को कमज़ोर कर दिया है। तो ये भी सही है। ठीक है, बहुदलीय सरकारों ने मंत्रिपरिषद की राजनीतिक समरूपता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। ठीक है, तो ये सही है। ये देख लीजिए, बहुदलीय सरकार ने राज्य के अधिकारी तंत्र को कमज़ोर कर दिया था, ये गलत हो जाएगा। तीसरा आपका सही हो जाएगा, बहुदलीय राजनीति के क्षेत्र में राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियों के दायरे में जो है विस्तारित किया है। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी 1 3 4 आपका सही हो जा रहा है। ठीक है, तो कोड नंबर सी में आपका सही हो जाएगा। ये दूसरा अधिकारी तंत्र को कमज़ोर कर दिया है, ये ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा। बहुदलीय सरकारों में जो है अधिकारी तंत्र को मजबूत किया है।
कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि एक अनिश्चित तथा अस्थायी सरकार जो है कमज़ोर होती है तथा नौकरशाही जो है मजबूत होती चली जाती है, कह सकते हैं, ठीक है, बहुदलीय सरकार व्यवस्था में, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा आपका गलत हो जाएगा और पहला, तीसरा, चौथा आपका सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय दल नहीं है? तो मुस्लिम लीग, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो 1906 में, ठीक है, 1906 में ढाका में हुआ था, ठीक है। और इसको स्थापना किसने किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह तथा आगा खां के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। यह एक राष्ट्रीय दल है, ठीक है, यह एक जो है राष्ट्रीय दल है, क्षेत्रीय राज्य स्तरीय दल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित प्रमुख राजनीतिक दलों में से किसके साथ सीटू एक श्रमिक संघ संबद्ध है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सवादी है, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एटक, ठीक है, एटक का संबंध जो है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है, ठीक है। और आईएनटीयूसी का संबंध जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आईएनटीयूसी, ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और एटक, AITUC, इसका संबंध जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है, ठीक है। और CITU जो है ये किससे है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये मार्क्सवादी से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, और हिंद मजदूर परिषद, इसका संबंध जो है भारतीय जनता पार्टी से है, ठीक है। तो इन चारों को याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध जो है INTUC से है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एटक AITUC से है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का तो C2 से है, CITU से है, और भारतीय जनता पार्टी का जो है हिंदू मजदूर परिषद से है, ठीक है, हिंदू मजदूर परिषद से है, ठीक है। तो यहाँ पे C2 का पूछा है तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन चारों आप लोग याद रखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, हार्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही संसदीय जनतंत्र की कीमत है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हार्बर्ट मॉरिसन के अनुसार जो है नौकरशाही जो है संसदीय प्रजातंत्र का मूल्य है, कहा जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। 91 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीयवाद के आदर्श स्वरूप में समाविष्ट है? तो राष्ट्रों की संस्कृति विभिन्नताओं का पर्याप्त अभिज्ञान, ठीक है, ये समाविष्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीयवाद का ध्येय जो है आत्मसम्मान और स्वशासनपूर्ण राष्ट्रों का एक ऐसा परिवार है जो समानता, शांति और आपसी सहयोग से एकता में बंधा हो। और अंतर्राष्ट्रीयवाद का नारा है पूरा संसार हमारा देश, मानव मात्र हमारे देशवासी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुख्य धारा राष्ट्रवाद का लक्ष्य जो है औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाना है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाना है। भारत में जो है राष्ट्रवाद के उदय का कई कारण है, जैसे विदेशी दासता का प्रभाव, पाश्चात्य विचारों तथा शिक्षा का प्रभाव, देसी भाषाओं का विकास, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव, ठीक है, समाचार पत्रों तथा साहित्य की भूमिका, ये सभी जो है भारत में राष्ट्रवाद का मुख्य उदय का कारण माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। यह उक्ति किस राजनीतिक दृष्टिकोण से संबंधित है? तो ये उदारवाद से है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रारंभिक उदारवाद का राज्य संबंधी दृष्टिकोण व्यक्तिवाद पर आधारित था। इसका विचार था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का आधार व्यक्ति है और संपूर्ण सामाजिक विकास निर्बाध व्यक्तिगत उपक्रम पर जो है निर्भर करता है। उदारवाद का उद्देश्य व्यक्ति को उन सभी मनमर्जी और स्वेच्छाचारी शक्तियों, विशेषकर राज्य की मनमानी शक्ति से मुक्त करवाना था जो व्यक्ति की इच्छा पर आधारित नहीं थी, ठीक है। इस संदर्भ में उदारवाद ने व्यक्ति के अधिकारों की धारणा का प्रतिपादन किया था। उदारवाद ने जो है अपने राज्य संबंधी सिद्धांत का निर्माण व्यक्ति के इन अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में किया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है कल्याणकारी राज्य के कार्यों का भाग नहीं है? तो धार्मिक मान्यताओं को प्रोत्साहन देना, ये कल्याणकारी राज्य के कार्यों का भाग नहीं माना जाता है,
ठीक है। कल्याणकारी राज्य के जो प्रमुख भाग माने जाते हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय सुव्यवस्था तथा विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और राज्यों एवं व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था करना, कृषि उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास करना, आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य करना, जनता के जीवन के स्तर को उठाना, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य करना, सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य है, समाज सुधार है, आमोद प्रमोद की सुविधाएं हैं, ये सभी जो है कल्याणकारी राज्य के भाग हैं, उनके कार्य हैं। लेकिन धार्मिक मान्यताओं को प्रोत्साहन देना ये ऐसा कार्य नहीं माना जाता है किसके द्वारा, कल्याणकारी राज्य के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, बेरोजगारी समाप्त करना कार्य नहीं है, तो पुलिस राज्य का ये कार्य नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान ने जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए हैं वे सब के सब भारतीय राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ही किए गए हैं, ठीक है। और राज्य से जो है निम्नलिखित बातों की व्यवस्था करने को कहा गया है। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जीविका का पर्याप्त साधन देना, बच्चों और नव युवकों की पोषण तथा नैतिक व भौतिक पतन से रक्षा करना, सबको शिक्षा प्रदान करना, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी व किसी कारण से जो है जीविका कमाने में असमर्थ व्यक्तियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों विकास, सामाजिक न्याय एवं सभी प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा करना है। लेकिन राज्य पुलिस का ये कार्य नहीं है, ठीक है। तो ये सभी कार्य किसके हैं, तो कल्याणकारी राज्य के हैं, ठीक है। और समाजवादी सिद्धांत भी राज्य जो है इन सभी को जो है प्रोत्साहन देता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।